reflection of waves, or when a wave strikes a interface between two mediums. उसके पहले एक छोटी सी चीज और, वेव की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में समझिए, ये कब चेंज हो सकती हैं और कब चेंज नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट करता है? आंसर है फ्रीक्वेंसी वो सोर्स जनरेट करता है जो वाइब्रेट हो रहा है। तो वाइब्रेट होने वाला सोर्स फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे गले के लैरिंग्स ऐसे वाइब्रेट होते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जो टाइम लगता है उस टाइम के अगर हम दो हिस्से कर लें तो आधे हिस्से तक ऑसिलेशन एक तरफ ऊपर होता है और बाकी आधा टाइम ऑसिलेशन नीचे होता है। T/2 ऊपर, T/2 नीचे, T/2 ऊपर, T/2 नीचे। इससे एक सेकंड में जितना होगा उतनी फ्रीक्वेंसी बनती है। जब ये वेव चलते हुए किसी दूसरे मीडियम में जाती है और उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी भी हो सकते हैं और लाइट भी हो सकते हैं। अगर वो मान लीजिए उसका वेट डिफरेंट है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर ये है कि ये जो यहां पर ये ओरिजिनल वेव जा रही है इतनी ऊपर और इतनी नीचे, ऐसे ऑसिलेशन करवा रही है। आगे दूसरा मीडियम आ गया, इसके पार्टिकल्स ज्यादा हैवी हैं, तो जितनी एनर्जी में ये लाइट वाले को इतना ऊपर उठा रही थी उतनी एनर्जी इसमें लगाएगी तो इतना ही ऊपर उठा पाती है। तो ये वेव आगे से ऐसी हो जाएगी। क्या चीज इसका कम हो गया? एम्पलीट्यूड। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ये बताती थी कि यहां पर T/2 टाइम तक ऊपर की तरफ फोर्स लगता था। अगर T/2 टाइम ऊपर की तरफ फोर्स लगता था तो दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहां भी ऊपर की तरफ फोर्स कितनी देर तक लगा रहेगा? T/2 टाइम तक। नीचे की तरफ फोर्स कब लगा रहेगा? T/2 टाइम तक। वो टाइम नहीं बदलता। दैट मीन्स अगर वो टाइम नहीं बदलता तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी। तो मीडियम बदलने से एम्पलीट्यूड भले छोटा हो गया लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। तो जब भी तीसरा मीडियम आएगा, अगर हल्का मीडियम आ गया तो फिर से वो ऐसा शुरू कर देगा, लेकिन जितनी देर तक ऊपर का फोर्स है वो टाइम तो वही रहेगा। इसका मतलब वहां भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो जब सोर्स ने एक बार फ्रीक्वेंसी बनाकर वेव बना दी, फिर वो वेव कहीं भी जाए उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो ये एक चीज नोट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज ए कांस्टेंट। Frequency of wave remain a constant even if a medium change. दूसरा, wavelength. Wavelength lambda. Frequency of a wave nu. Wavelength lambda depends upon medium. और इसको समझना बहुत आसान है। हम हवा में चलते हैं, हमारे पास कुछ एनर्जी है और हम एक कदम ऐसा रखते हैं 60 सेंटीमीटर। ओके, एक मिनट में हम 10 कदम चल लेते हैं। अगर हम पानी में गए, स्विमिंग पूल में गए, तालाब में गए, नदी में गए, वहां अगर हम चलते हैं तो हम 10 बार ही पैर चलाएंगे, लेकिन हवा में जो हमारा पैर 60 सेंटीमीटर जाता था वो पानी में 60 सेंटीमीटर नहीं जाता, क्योंकि पानी के पार्टिकल ज्यादा हैवी हैं। जब हम चलते हैं तो रेसिस्टेंस होता है, तो 60 की बजाय 40 तक ही पहुंचता है, हमको पैर रख देना पड़ता है। हम उतना ऑसिलेट भी नहीं कर सकते, उतना आगे भी नहीं जा सकते। तो अगर मीडियम हमारा चेंज हो जाता है तो वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ ऐसी थी, ये जब मीडियम चेंज हो गया तो ये वेवलेंथ यहां से छोटी हो गई, ये ऐसी हो गई। ये हैवी मीडियम है,
तो आप ये देखिए, ये वाली वेवलेंथ जो इतनी लंबी थी यहां पर इतनी लंबी रह गई, ये जो एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा था ये एम्पलीट्यूड इतना रह गया। तो एनर्जी सेम है, लेकिन उसी एनर्जी में चूंकि ये पार्टिकल हैवी हैं इसलिए ये ज्यादा वेवलेंथ नहीं हो पाती, तो ये वेवलेंथ छोटी हो जाती है। इस तरह से अगर एक वेव दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेवलेंथ में फर्क आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, पर फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 1 सेकंड में उतनी ही वेव बनेंगी जितनी यहां बनती है उतनी ही यहां बनेगी। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? दिस वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ नंबर 1, और यहां पर जो वेलोसिटी होगी दिस वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ नंबर 2। अब फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन वेवलेंथ इसकी छोटी हो गई है, तो ये वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा मीडियम है? हैवी मीडियम है, या हम इसको कह सकते हैं डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम की वेलोसिटी कैसी होगी? लेस। सेम वेव अगर डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। क्या चीज नहीं बदलेगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दिस इज व्हेन ए वेव एंटर्स ए डिफरेंट मीडियम। ओके, wave enters a different medium. तो जब ये डिफरेंट मीडियम पर एंटर करेगी दो एक्शन होंगे। एक, ये वेव यहां से ऐसे चलते हुए यहां पर आ गई। अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसके अंदर चली जाएगी एंड दिस विल बी लाइक दिस। ओके, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देनी है कि जब ये उस इंटरफेस से टकराती है तो 100% एनर्जी उसके अंदर ट्रांसमिट नहीं होती। 3 एक्शन होते हैं। जब भी कोई वेव किसी इंटरफेस से स्ट्राइक करेगी, यहां पर आके इसने ऐसे स्ट्राइक किया तो यहां पर 3 एक्शन होंगे। 1 एक्शन इज सम पार्ट ऑफ द वेव विल बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन। दूसरा, सम एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्प्शन। और तीसरा, सम एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिशन। तो ये कब है? वेव एंटर्स ए डिफरेंट मीडियम। और ये कहां होते हैं तीनों एक्शन? ये तीनों एक्शन इस इंटरफेस पर होते हैं। दिस इज इंटरफेस, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। तो इंटरफेस पे ये 3 एक्शन होते हैं और 100% एनर्जी इसमें डिवाइड हो जाती है। कोई ऐसा मीडियम होता है जिसमें रिफ्लेक्शन होता है लेकिन ट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है, जैसे मिरर होते हैं, वॉल होती है, यहां हम बोल रहे हैं उस तरफ साउंड नहीं जा रहा है लेकिन इस कमरे में साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर दूसरे कमरे में साउंड चला गया तो क्या हो गया? ट्रांसमिशन भी हो गया, रिफ्लेक्शन भी हो गया और ट्रांसमिशन भी हो गया। लेकिन अगर हमारे बोलने में एनर्जी है 100, उस 100 में से हमने देखा 40 रिफ्लेक्ट हो गया है, 40 दूसरे कमरे में चला गया है, तो कितना हो गया? 40 एंड 40 80, 20 कहां गया? 20 एब्जॉर्ब हो गया। इस तरह से ये तीनों एक्शन होते हैं एनर्जी के। ओके, तो ये 3 एक्शन। अब इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन, दो तरह की बाउंड्रीज हम स्टडी करेंगे। एक मीडियम में वेव जा रही है, उसके सामने दूसरे मीडियम का इंटरफेस आ गया। इधर का मीडियम दोनों टाइप से हो सकता है, इससे ज्यादा भारी भी हो सकता है और लाइटर भी हो सकता है, हैवियर और लाइटर दोनों। ओके, अगर ये डेंसर मीडियम है तो किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा?
डेंसर। ओके, ये हमारा मीडियम 1 है, मीडियम 1। ओके, यहां से वेव जाती है ऐसे और जाकर इसको स्ट्राइक करती है। इसके पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं। ये जब यहां पहुंचेंगे तो इसके पार्टिकल को भी ऑसिलेट कराना चाहते हैं। यही एक्शन होता है इलास्टिसिटी में, एक पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को पुल करता है। तो ये यहां गया, इसको इसने पुल किया, पर ये ज्यादा हैवी है, तो ये पार्टिकल गया और इसने इसको पुल किया, इसने इसको पुल कर लिया। और दोनों में ताकत किसकी ज्यादा है? जो ज्यादा हैवी है, तो ये ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, जैसे तालाब में, नदी में आप नहाने गए अपने दोस्त के साथ, दोस्त आपका पहले उतर गया नीचे में और देखा कि वो डूबने लगा। उसने बोला अरे रे मैं डूब रहा हूं, पकड़ो मेरे को। पकड़ा आपने उसको, पर वो आपसे डबल वेट का है, तो क्या होगा? हम तो उसको खींच नहीं पाएंगे, वो हमको अंदर खींच लेगा। ये जब हैवी मीडियम में जाता है तो यही होता है कि ये यहां पर जाकर इसने इसको उठाया, तो इसको तो उठा नहीं पाया, ये खुद नीचे चला गया। तो जैसे ही ये इससे स्ट्राइक करता है और इस पर फोर्स लगाता है, तो हम क्या देखते हैं कि ये इसको पार्टिकल को नीचे खींच लेता है और ये पार्टिकल यहां आ जाता है। ऐसा नीचे खींचा, तो फिर से ये यहां पर इसको ऐसे वेव ने स्ट्राइक किया, ये वेव ने ऐसे फोर्स लगाया, हमने इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना लिए, एक ऐसा और एक ऐसा। ये ऐसे वेव पड़ी तो इस फोर्स के ये दो कंपोनेंट बन गए। ये हैवियर है, इसके कारण एक रिएक्शन होता है, इसके कारण भी एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन जब होते हैं तो इसका रिएक्शन उल्टी तरफ होगा, वो इधर काम करेगा, ये रिएक्शन काम करेगा। इसका रिएक्शन नीचे की तरफ होता है, ये इधर काम करेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि ये वेव पीछे की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे। अब देखिए ये जा कैसे रही थी? ऐसे। वापस कैसे आती है? ऐसे। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, ये अब ऊपर उठता है तो ये ऐसे फोर्स लगाता है और रिजल्ट क्या होता है कि ये इसको नीचे खींच लेती है और ये पार्टिकल, ये ऐसा इसने फोर्स लगाया, ये पार्टिकल नीचे है, इस पार्टिकल को ये नीचे ला रहा है, इस पार्टिकल को ये नीचे ला रहा है। अगर ये इसको नीचे ला रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, ये क्रेस्ट अब यहां बनना है। अगर इस क्रेस्ट ने यहां बनना है तो ये पार्टिकल को किधर लाना चाहती है? नीचे। अगर ये इस पार्टिकल को नीचे लाना चाहती है, इसको नीचे खींचता है, तो ये पार्टिकल इसको रिएक्ट करके किधर फोर्स लगा देगा? ऊपर। दिस इज रिएक्शन। ये कौन है? एक्शन। क्योंकि अगला क्रेस्ट यहां बनना, अगला ट्रफ यहां बनना चाहिए, इस पार्टिकल को खींचा जाता है नीचे की तरफ, ये एक्शन। लेकिन ये ज्यादा डेंसर है तो ये इधर क्या करता है? रिएक्शन। इसी तरह से ये एनर्जी जब इधर मूव करना चाहती है तो ये एक्शन है, ऑसिलेशन का आगे जाने का, डिस्टरबेंस के आगे जाने का एक्शन है। तो ये हैवियर पार्टिकल हैं, ये रिएक्शन ऐसा करते, रिएक्शन। तो ये यहां पर पहुंचेगा, इस पार्टिकल को नीचे लाना चाहता है और डिस्टरबेंस को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए ये दोनों एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्शन को। अगर ये दोनों एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर ये हल्का फुल्का होता तो ये क्या करते? यहां क्रेस्ट बना देते, ये सारे पार्टिकल को इधर ले आते ऐसे।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ये डेंसर है। डेंसर क्या करता है, इस एक्शन के अगेंस्ट इधर रिएक्शन करता है, इस एक्शन के अगेंस्ट इधर रिएक्शन करता है। ये वैसा ही होता है जैसे हम कैरम बोर्ड के बॉर्डर पर एक स्ट्राइकर हिट करते हैं। ऐसा स्ट्राइकर जाता है तो स्ट्राइकर अंदर तो जा नहीं पाता, क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट करने में कौन से फोर्स काम करते हैं, रिएक्शन के। वही रिएक्शन के फोर्स यहां भी काम करते हैं। इसने इसको ऐसे हिट किया, यहां बनाना चाहता है, इसको इधर खींचना चाहता है, ये रिएक्ट किया, इसको आगे बढ़ाना चाहता है, ये रिएक्ट किया। तो नेट रिजल्टेंट किधर आ गया, इस तरफ। ठीक है, ये लॉ आपने पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम। ये दोनों आए तो ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अगर रिजल्टेंट आ गया इधर तो हम क्या देखते हैं कि ये वेव जो यहां स्ट्राइक कर रही है ये ऐसे वापस आ गई, ये तो ये वाली वेव है जाने वाली और ये वाली वेव है आने वाली। तो ये वेव इधर जा रही है और स्ट्राइक करने के बाद ये वेव इधर रिफ्लेक्ट होके आ रही है। दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर बाउंड्री। तो डेंसर बाउंड्री के रिफ्लेक्शन में हम क्या देखते हैं कि यहां जो क्रेस्ट बनना चाहिए था रिफ्लेक्टेड में, वो यहां पर क्या बन गया है, ट्रफ। सॉरी, जो ट्रफ बनना चाहिए था वो क्या बन गया है, क्रेस्ट। ट्रफ की जगह में क्या आ गया है, क्रेस्ट, और ये वापस आ गए। तो डेंसर बाउंड्री से या रिजिड बाउंड्री से, इसी का दूसरा नाम क्या है, रिजिड। रिजिड बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के साथ में रिजल्ट हमको क्या मिलता है कि उसका फेस ट्रफ की जगह क्रेस्ट आ जाता है। अगर मैं इसी को क्रेस्ट बना दूंगा तो ये अगर वेव ऐसा जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी। तो क्रेस्ट क्या बन जाया करेंगे, ट्रफ, और ट्रफ क्या बन जाया करेंगे, क्रेस्ट। ट्रफ और क्रेस्ट में कितना फेज डिफरेंस होता है, तो आंसर है 1 पाई। पूरी वेव में कितना होता है, 2 पाई। तो क्रेस्ट से ट्रफ तक कितना होता है, 1 पाई। सो ये वाली वेव जो जा रही है और ये वाली वेव जो आ रही है, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस इज पाई। ये इसमें फेज डिफरेंस आ जाता है। ये बात समझ में आ गई, ओके। अब अगर हमारा मीडियम ऐसा है कि 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता और कुछ वेव इसमें भी चली जाती है, तो वो कैसी वेव बनाएगी, तो आंसर है ये जाने वाली वेव थी, ये जाने वाली वेव कंटिन्यू करती है और कंटिन्यू करके ये ऐसे चलती है। ये देखिए, इतनी बड़ी वेवलेंथ थी, ये इतनी छोटी हो गई। इतना बड़ा एम्पलीट्यूड था, ये इतना छोटा हो गया। तो ये वेव इस तरह से आगे बढ़ी। तो फिर से इसको ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको कलर कर दूं ताकि आपको अलग अलग दिखे। ये जो वेव जा रही है, दिस इज ट्रैवलिंग वेव। जब ये इस मीडियम में एंटर करेगी तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ट्रांसमिटेड। ये ट्रांसमिटेड है। डेंसर एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, ये दोनों क्या हो गए, डिक्रीज। और जो पोर्शन यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, जो पोर्शन यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, वो पोर्शन ऐसा हो गया। इसमें क्या डिफरेंस आ गया, तो आंसर है इसमें इसका फेस चेंज हो गया। फेस डिफरेंस पाई फॉर रिफ्लेक्टेड पोर्शन। अब यहां पर कौन कौन से एक्शन आपने देखे, ये है रिफ्लेक्शन और ये है ट्रांसमिशन। तो जो वेव जा रही थी उसके दो काम हुए। इस एनर्जी का
इसके ऑसिलेशन के दो पार्ट हो गए। ये वाला पार्ट कौन सा है जो कि ट्रांसमिट हो गया, और ये वाला पार्ट कौन सा है जो कि रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया? आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वाले का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया, हो सकता है। क्यों? थोड़ी एनर्जी यहां भी गई है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई है, तो इसलिए इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना रहेगा? पाई। ठीक है। और अगर ये बहुत अच्छी सरफेस है जिसने कि ट्रांसमिशन बिल्कुल अलाउ नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं अलाउ किया, तो इसका एम्पलीट्यूड इसके बराबर आ जाएगा। इट डिपेंड्स कि कितना लॉस हो गया। तो ये होता है डेंसर या रिजिड मीडियम से रिफ्लेक्शन होना। इसमें एक चीज हम और नोट कर सकते हैं, और वो है कि अगर इसमें जो हमारी ट्रैवलिंग वेव है, सो दैट वाज ए रिजिड बाउंड्री, नाउ वी हैव ए लूज बाउंड्री और रेयर मीडियम। लूज नहीं, इसको हम कहेंगे ओपन, ओपन बाउंड्री। ओके। ये एक वेव ऐसी चली और यहां पर ये आ गया रेयर मीडियम। और ये कैसा है हमारा? नॉर्मल। अब ये क्रेस्ट को यहां जाना है, ये इधर फोर्स लगाता है, और इसके पार्टिकल इस मीडियम के कंपैरिजन में कैसे हैं? हल्के हैं। तो अगर ये इसको ऊपर उठाने के लिए फोर्स लगाता है तो ये ऊपर उठ जाते हैं। ये इसका वापस रिएक्शन करके इसको वापस नहीं करते। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में हमने स्ट्राइकर से मारा था और सामने जब बॉर्डर पड़ा तो बॉर्डर कैसी बाउंड्री है? रिजिड। रिजिड बाउंड्री से स्ट्राइकर क्या हो गया? रिफ्लेक्ट। ओके। अब फिर से उसी कैरम बोर्ड में अब हमने स्ट्राइकर चलाया और सामने गोटी है। गोटी स्ट्राइकर के कंपैरिजन में कैसा है? रेयर मीडियम। उसका वेट कम होता है, तो जब स्ट्राइकर जाके उसको हिट करता है तो क्या होता है? स्ट्राइकर अपने रास्ते से नहीं हिलता, गोटी चली जाती है जिधर हम उसको हिट करते हैं। वैसे ही जब ये वाला हैवी पार्टिकल इसके कंपैरिजन में हैवी है, इस क्रेस्ट को यहां जाना है तो इसको ये ऐसे उठाएगा। इसको जब एनर्जी देके ऐसे उठा लेता है, ये लाइटर है, बड़े आराम से उठा लेता है। तो ये इसको यहां उठाता है, फिर ये इसको यहां उठाता है, फिर इसको यहां उठाता है, और हम देखते हैं कि ये वेव बड़े आराम से आगे बढ़ गई। इसको फेस बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, दो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। तो ट्रांसमिशन तो इसका ऐसे ही हो जाता है, एंड इट इज ट्रांसमिटेड दिस वे। जैसा कंटिन्यूएशन है वैसे ही कंटिन्यूएशन में ये इसका ट्रांसमिशन हो गया। ये एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ये वेवलेंथ थी इसकी यहां से यहां तक, और अभी वेवलेंथ यहां से यहां तक। दोनों चीजें क्या हो गई? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये मीडियम कैसा है? रेयर। इसके पार्टिकल कैसे हैं? हल्के। तो जब पार्टिकल लाइट होते हैं, रेयर होता है, तो इसी एनर्जी में ये इसको ज्यादा उठा लेता है। समझ आया? और जब ज्यादा उठाएगा तो ये कर्व भी बड़ा बनेगा, तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। सो अब इसके तीनों इफेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या क्या इफेक्ट इसके? व्हाट हैपन्स टू वेवलेंथ? इंक्रीज। What happens to amplitude?
इंक्रीज, अगर कोई लॉसेस नहीं हुए तो व्हाट हैपन्स टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज न्यू इंटू लेमडा, न्यू तो चेंज नहीं हुआ लेकिन लेमडा कैसा हो गया, इंक्रीज, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इस तरह से एक वेव अगर अपने से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये रेयर मीडियम है या ओपन मीडियम है, ये ओपन बाउंड्री है। अच्छा, अब इसमें 100% ट्रांसमिशन हो ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि जब भी ये जाके दूसरा मीडियम सामने आएगा, एक इंटरफेस आएगा, तो कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा। तो ये अगर इस पर 10 फोर्स लगाता है, 10, तो सामने से 2 तो वो भी लगा लेगा। दो लोगों में लड़ाई होती है तो ये अगर इस पर 10 फोर्स लगाएगा और ये बहुत कमजोर है, फिर भी 2 तो लगा ही देगा, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता ही है। तो ये जब इसको रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इसको खींच के इसका फेस चेंज कर दे, तो ये जब आता है तो ये फेस को चेंज नहीं कर पाता, ये वहां से रिफ्लेक्शन करता है और ये रिफ्लेक्शन इसी फेस में ही होता है। ये यहां गया और यहां से ऐसे वापस आ गया, ये इस तरह से, ये रिफ्लेक्टेड वेव बन गई। रिफ्लेक्टेड वेव, और ये वाली ट्रांसमिटेड वेव, ये वाली रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव में फेस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, अब आप इसका मीनिंग जानते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसको वो रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए उसको रिएक्ट करके नीचे नहीं ला पाया। सेम फेस, रिफ्लेक्टेड इन सेम फेस। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, ये हमारे पास रॉड है, अब इस रॉड के ऊपर हमने एक रिंग लगा दिया, रिंग। ये रिंग इस रॉड के ऊपर ऐसा रिंग है और ये रिंग ऐसे ऊपर नीचे आराम से हो सकता है। नॉट नहीं बांधी, गठान नहीं लगाई, रिंग लगाया, रिंग को ऊपर नीचे जाने की फ्रीडम है। सो दिस इज फ्री बाउंड्री, फ्री बाउंड्री। अब यहां पर हमने ये रोप को बांधा और इस रोप में ये ऐसा किया। अब जब ये वाली वेव यहां पहुंचती है और इस रोप को इसने यहां उठाया, इसको यहां दबाया, इस रोप को यहां उठाया, तो ये ऊपर जाएगी कि नहीं? ये तो फ्री है ऊपर जाने के लिए, तो ये रोप ऊपर चली जाती। अब अगर ये रोप ऐसे ऊपर चली गई तो क्या ये इसको रिएक्ट करेगी? आंसर है रिएक्ट नहीं करेगी। अगर रिएक्ट नहीं करेगी तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो आंसर है कि यहां पर रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्रेस्ट पर क्रेस्ट ही बनेगा, ऐसा क्रेस्ट ही बनेगा और ये इस तरह से वापस आ जाएगी, क्रेस्ट पे क्रेस्ट। तो ये कैसी बाउंड्री है? फ्री बाउंड्री। तो जब फ्री बाउंड्री से आता है रिफ्लेक्टेड, तो उसका फेस कैसा रहता है? सेम फेस, नो चेंज इन फेस। ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री बाउंड्री। और ये जब इसमें से दूसरे मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम में, तो इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा। सो ये दो तरह के रिफ्लेक्शन हो गए। अब इसका इक्वेशन कैसा होगा? तो इसके इक्वेशन में देखिए, ये जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट वेव, दिस वाज y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। और जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होके इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये क्या हो जाएगी? ये और इसके साथ फेस चेंज कितना?
नो फेस चेंज, तो दैट विल बी 0, नो फेस चेंज। तो ये इसका इक्वेशन आ गया रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने रिफ्लेक्टेड रे के इक्वेशन बनाए और इस बात को समझा कि जब रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से होता है तो फेस में चेंज आ जाता है, और रिफ्लेक्शन जब रेयर बाउंड्री से होता है तो फेस में चेंज नहीं आता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहां पर एक मीडियम है, इस मीडियम में ये एक पार्टिकल है, इधर से हमने एक वेव भेजी, ये वेव यहां के सब पार्टिकल को ऑसिलेट कराते कराते यहां पर आई और इस पार्टिकल को ये ऑसिलेट कराएगी। कैसे ऑसिलेट कराएगी? मान लीजिए वेव इधर से आ रही है और ये ट्रांसवर्स वेव है, तो ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, जब क्रेस्ट आएगा तो ऊपर चला जाएगा और जब ट्रफ आएगा तो नीचे चला जाएगा। वेव ऐसे लगातार आगे बढ़ रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। अब हमने क्या किया, यहां पर इधर से एक दूसरी वेव भी भेजी। अगर ये पहली वेव नहीं जाती है, सिर्फ दूसरी वेव जाती है, तो वो वेव जब यहां पहुंचती है वो भी इसको ऑसिलेट करा सकती है। ठीक, अब हमने क्या किया, दोनों वेव को एक साथ भेजा। एक साथ भेजने से क्या होगा, पहली यहां पर इस वेव का डिस्टरबेंस पहुंचता है वेव नंबर 1 का, और वो इसको ऊपर उठाता है, y1 डिस्प्लेसमेंट देता है। दूसरी वेव यहां पहुंचती है जो कि अकेले आती तो इसको डिस्प्लेसमेंट देती y2। पहली वेव y1 डिस्प्लेसमेंट देने वाली थी, दूसरी वेव आती y2 डिस्प्लेसमेंट देती। हमने दोनों को इकट्ठा भेज दिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आंसर है इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों का एडिशन होगा। तो ये इतना वेव 1 ने उठाया, इतना वेव 2 ने उठाया, ये पूरा इतना उठ गया, और ये कितना है, y1 प्लस y2। ठीक है, दोनों का एडिशन। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है? इफ ए पार्टिकल इज अंडर इफेक्ट ऑफ टू वेव्स साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दो वेव का इफेक्ट उस पर आ रहा है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय इंडिविजुअल वेव। बहुत सिंपल है, लेकिन एक हमको इसमें रूल का ध्यान रखना है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वाला एडिशन कैसा होगा? आंसर है ये एडिशन वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, सो इसको हम नोट कर लेते हैं। इफ ए पार्टिकल और पॉइंट, इफ ए पॉइंट इज अंडर इफेक्ट ऑफ more than one waves, then net displacement is equal to sum of individual displacements given by the two waves, given by all the waves. So इसको हम ज्योमेट्रिकली क्या वेक्टोरियली क्या लिख सकते हैं? दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y, resultant is equal to displacement y1 due to one wave plus displacement y2 due to second wave. This is
दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हर पार्टिकल में ऐसा ही होगा, तो ये नोट कर लीजिए, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और हर पार्टिकल पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता चला जाएगा। ओके, अब इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन देखिए। एक वेव जो ट्रैवल कर रही है उसका इक्वेशन होता है वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a साइन kx माइनस ओमेगा t, वेयर वी नो k is what, 2 pi upon lambda and omega is 2 pi upon time. Okay, so ये है wave equation. Now this wave is traveling in one direction and after striking the interface it is reflected back. When it is reflected back, then its direction is reversed. So wave equation for reflected wave, y is equal to a, okay, sine of, now the direction is opposite, therefore this will be positive. This we have discussed already, that in one direction when the k is increasing, time is, there is a phase difference, negative phase difference. So this is in one direction, in the positive direction of x. In the negative direction of x, this will convert to kx plus omega t. And now there is a phase difference of 1 pi. So this is phase difference of 1 pi. So this becomes the equation for the reflected wave. Now this we can simplify. That is sine theta plus 180 is minus sine theta. So this we can write as y is equal to minus a sine kx plus omega t. So this is our equation for reflected wave from rigid boundary. Wave equation for reflected wave from rigid boundary. Okay, so this is how we get it. Please note it down. So this is minus a sine kx plus omega t, while the one wave was a sine kx minus omega t. This wave is reflected and it converts into this format. Okay, thank you. And if there is a reflection from the rarer medium, if there is a reflection from rarer medium and there will be no phase change, if there is no phase change, it comes back with the same phase, then we cannot apply this plus pi. So for reflection from open boundary, this y is equal to, the direction is reversed but the phase is not reversed, so this will be a sine kx plus omega t. This plus is, direction is reversed and there is no pi, so this is not converted to minus. So this is a reflected wave from open boundary, this is reflected wave from the rigid boundary, and this was our original wave, y is equal to a sine kx minus omega t. So this is original wave reflected from rigid boundary, reflected from the open boundary.